हेलो बच्चों, तो मैं हूं सीपी सर और आप लोग देख रहे हैं फिजिक्स क्लासेस बाय सीपी सर यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आजकल हम लोग 12th क्लास की फिजिक्स देख रहे हैं, बोर्ड एग्जाम 2023-2024। यानी जो बच्चे परीक्षा देने वाले हैं, जो तैयारी कर रहे हैं बड़े जोरों शोरों से, तो उनके लिए बच्चों हम लोग वीडियो की एक सीरीज चालू किए हैं, जो कि सीरीज है इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल और डेरिवेशन की। तो बच्चों, आज में हम लोग इसमें देखेंगे वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय, और इस पर न्यूमेरिकल देखेंगे यानी आंकिक प्रश्न। तो एलबी सोनकर जिन्होंने प्रश्न की डिमांड की है कि सर इस पर न्यूमेरिकल बनाइए, तो आज इस पर न्यूमेरिकल लेके आए हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से और भी बच्चे कमेंट्स करके ये बताएं कि उनको किस चीज़ पर वीडियो चाहिए, ताकि मैं उस पर वीडियो बनाते रहूं। लगातार तो मैं इसको बनाता ही रहूँगा, मगर बच्चों ने पहले न्यूमेरिकल कहा। हालांकि बच्चों, फिजिक्स में न्यूमेरिकल लगाने से पहले हमें जो है कि थ्योरी या डेरिवेशन को पढ़ना पड़ता है, और साथ ही साथ बहुत सी छोटी छोटी बातों को जानना पड़ता है, तभी न्यूमेरिकल लगा सकते हैं। क्योंकि मैथ और फिजिक्स में दोनों में ये अंतर होता है। तो यहाँ पर बिना थ्योरी के हम लोग नहीं जान पाएंगे। अभी देखिए, जैसे कि न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे तो इसमें कई जगहों पर आवश्यकता पड़ेगी, यहाँ तक कि कुछ कक्षा 11 से भी हम लोग इसमें बात करेंगे। तो बच्चों देखिए, पहला सवाल आपका कहता है वैद्युत स्थैतिक क्षेत्र वेक्टर E बराबर 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप में रखने पर पृष्ठ A बराबर 10j कैप से होकर कितना विद्युत फ्लक्स बाहर आएगा। तो बच्चों, इस सवाल को लगाने से पहले आपको कक्षा 11 में जो है वेक्टर के बारे में जानकारी होना चाहिए। यहाँ पर बच्चों देखिए, ये जो लिखा हुआ है i कैप, j कैप और k कैप, इसको एकांक सदिश कहते हैं, यानी यूनिट वेक्टर बोलते हैं बच्चों। तो एकांक सदिश का यानी हम यूं कहें लंब कोणीय। अब आपको ये जानना पड़ेगा सबसे पहले। तो बच्चों देखिए, ये है आपके x अक्ष की दिशा, ये है आपके y अक्ष की दिशा, और ये है बच्चों आपका z अक्ष। तो बच्चों, इस x अक्ष की दिशा में जो यूनिट वेक्टर होता है यानी एकांक सदिश होता है, उसे कहते हैं i कैप। ठीक है बच्चों। और बच्चों, जो y दिशा, y अक्ष की दिशा में जो आपका एकांक सदिश होता है, उसे हम लोग कहते हैं j कैप। और बच्चों, ये जो z की दिशा में होता है, इसे कहते हैं k कैप। तो बच्चों, ये परस्पर लंब कोणीय यानी ये लंबवत हैं, यानी एक दूसरे के। तो बच्चों, इनका परिमाण होता है 1, क्योंकि इसे कहते हैं एकांक सदिश, यानी एकांक माने 1, इनका परिमाण है 1। और बच्चों, इनके बीच में, तीनों के बीच में परस्पर जो है 90 डिग्री का कोण बनता है। तो बच्चों, हम यहाँ पर देखिए, यानी अगर इसका देखा जाए तो बच्चों यहाँ पे आपको ये मालूम होगा कि आई कैप डॉट आई कैप। तो बच्चों देखिए, अगर इसकी हम बात करें इसी की दिशा में अगर इसका परिमाण है, तो बच्चों ये हो जाएगा 1 1, और इसमें समांतर है यानी cos 0 डिग्री बच्चों यहाँ पर। तो यहाँ पर 0 डिग्री रख देंगे, तो बच्चों इसका बराबर माना जाएगा 1। ठीक है। अब बच्चों, अगर हम देखिए आई कैप और जे कैप में देखें, तो आई कैप डॉट जे कैप, तो बच्चों 1 इसका परिमाण 1, और इन दोनों के बीच में बच्चों 90 डिग्री है, तो cos 90 डिग्री। तो बच्चों, इसका मान हो जाएगा 0 cos 90 डिग्री का, तो ये आ जाएगा 0, यानी इसका गुणनफल 0 आ जाएगा। इसे बच्चों डॉट गुणनफल कहते हैं, या अदिश गुणन, डॉट गुणन कहते हैं। ठीक है। तो यानी इससे बच्चों हम लोग देखेंगे इसके बीच में 90 डिग्री, तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो कुल मिला के हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं आई कैप डॉट आई कैप और इक्वल टू जे कैप डॉट जे कैप और बराबर के कैप डॉट के कैप इक्वल टू 1। तो बच्चों, ये हो जाएगा 1, और वहीं पर ये हमारे पास आई कैप, जे कैप और बराबर आपका आई कैप, के कैप बराबर आपका जे कैप और के कैप इक्वल टू हो जाएगा 0। तो बच्चों, ये जानना अति आवश्यक है, बिना इसके पहला सवाल नहीं लगेगा। अब यहाँ पर देखिए वैद्युत, यहाँ पर पूछ रहा है बच्चों विद्युत फ्लक्स। तो विद्युत फ्लक्स पहले आपको मालूम होना चाहिए क्या होगा, तो इसको भी देखते हैं हम लोग। विद्युत फ्लक्स। तो बच्चों, विद्युत फ्लक्स क्या है? किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित वह काल्पनिक पृष्ठ जिस पर विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या की माप होती है। तो
तो बच्चों इस यानी पृष्ठ से कितनी बल रेखाएं पास हो रही हैं उनकी संख्याओं की एक माप होती है जिसको हम लोग विद्युत फ्लक्स कहते हैं और इसको फाई ई से निरूपित करते हैं। ये एक अदिश राशि है। ठीक है बच्चों, तो ये विद्युत फ्लक्स होता है बच्चों। ये क्या होता है? विद्युत फ्लक्स। अब आपको सूत्र भी जान लेना है बच्चों यही, क्योंकि बिना सूत्र के तो आप लगा नहीं पाएंगे। ठीक है, तो मैं सूत्र पहले लिख देता हूं ताकि आपको आसानी हो और आप समझ भी पाएं। तो बच्चों यहाँ पर फाई ई बराबर होगा ई ए कॉस थीटा बच्चों। ठीक है, ये हमारा फार्मूला होता है बच्चों। ठीक है, अब इसका सदिश रूप में लिखा जाए यानी वेक्टर फॉर्म में लिखा जाए तो बच्चों ई की दिशा होती है डॉट ए की दिशा होती है। ये हो जाएगा आपका इस तरीके से। ठीक है, तो इस फार्मूलों का बच्चों इसमें यूज करेंगे, हम लोग इसका यूज करेंगे। अब बच्चों यहाँ पर देखिए, तो हमारे पास जो पहला है इसका सोल्यूशन देखते हैं, सोल्यूशन फर्स्ट का। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों ई यानी जो हमें फाई ई निकालना है ये हो जाएगा वेक्टर ई डॉट ए। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर ई का मान देखो बच्चों, ये पूरा रखना है आपको। ये हो जाएगा बच्चों 2i कैप प्लस 4j कैप, थोड़ा सही से बना दें, j कैप प्लस 7k कैप। ठीक है बच्चों, डॉट लगाया, फिर a का मान बच्चों 10j, तो ये हो जाएगा 10j कैप। अब बच्चों देखिए गुणा हमको उसी तरीके से करना है जैसे 10 का गुणा इसमें किए तो 2 गुणा 10, और बच्चों ये हो जाएगा आपका i कैप डॉट j कैप। ठीक, प्लस लगा दिया, फिर 10 का गुणा 4 में किया तो 4 गुणा 10, और ये हो जाएगा बच्चों j कैप डॉट j कैप। ठीक है, इसका गुणा इसमें किया तो ये आपका हो जाएगा प्लस 7 गुणा 10, और बच्चों ये हो जाएगा k कैप डॉट j कैप। अब बच्चों देख सकते हैं ये कितना हो गया, 10 दुना के 20, तो बच्चों गुणा अब i डॉट j, तो देख रहे हैं आप i डॉट j सब ये 0 हो जाएगा, प्लस 4 ये हो जाएगा 40, और इसका गुणा किए तो j कैप बच्चों देखिए ये समान है तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1। ठीक है, प्लस 7 गुणा 10 यानी 70, और kj ये भी हो जाएगा बच्चों 0। ठीक है, तो यानी कुल मिला के ये 0 और ये आ जाएगा 40। ठीक है बच्चों, अब बारी आती है मात्रक की। ठीक, अब मात्रक की आती है तो बच्चों इसका मात्रक क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर E और A। E क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो बच्चों इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम इनटू ये क्या है, एरिया क्षेत्रफल, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा बच्चों, मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, इसको लिख देंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ये आपका बच्चों आंसर होता है, ये आंसर होता है, ऐसे लगाया जाएगा बच्चों। तो देखिए बच्चों कहीं ना कहीं जरूरत पड़ रही है, इसकी भी जरूरत पड़ रही है, यानी बहुत चीज़ों की जरूरत पड़ती है, अभी और भी चीज़ों की जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन हुआ बच्चों। दूसरा क्वेश्चन अभी हम लोग देखते हैं, तब से आप इसको नोट करिए। हाँ चलिए, तो बच्चों पहला क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसको मिटा रहा हूँ। हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, नोट कर लिया होगा आपने। अब बच्चों देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इसको बड़े ध्यान से आपको समझना है, इसमें काफ़ी कुछ समझना है। बच्चे इसमें बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इसको कैसे करें, इसकी दिशा कैसे प्राप्त करें। तो बच्चों परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सब चीज़ का सलूशन आपके पास है। ठीक है, हमारे पास है। चलिए देखते हैं, इसको थोड़ा पहले और साफ कर लें। चलिए दूसरा क्वेश्चन में जो देखिए क्या कह रहा है, एक समतल पृष्ठ का क्षेत्रफल 3.2 मीटर स्क्वायर है। ये एक समान वैद्युत क्षेत्र E इतना आपको दिया हुआ है 6.2 × 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम में स्थित है। तो बच्चों पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए जब यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी वेक्टर E दिशा पृष्ठ के लंबवत है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, 3 इसमें पॉइंट कह रहा है।
वेक्टर ई की दिशा पृष्ठ के लंबवत है, दूसरा वेक्टर ई पृष्ठ के समांतर है, और तीसरा कह रहा है वेक्टर ई पृष्ठ के तल से 30 डिग्री का कोण बनाती है। ध्यान दीजिए बच्चों। तो सबसे पहले बच्चों देखिए कि यहाँ पर आपका फार्मूला ये लग जाएगा, वेक्टर फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, ये थीटा वाला लगेगा यहाँ पर। तो बच्चों देखिए, इसको लगाने से पहले यहाँ पर पहले प्रश्न कह रहा है वेक्टर ई की दिशा जो है पृष्ठ के लंबवत है। तो यहाँ पर बच्चों 3 कंडीशन देखिए कैसे होती है, ध्यान समझिएगा। कि जैसे बच्चों हमारे पास जो है ये पृष्ठ है, यहाँ पर पृष्ठ के लंबवत कह रहा है वेक्टर ई की दिशा। तो बच्चों अगर हमारे पास ये वैद्युत क्षेत्र ई की दिशा है, ठीक है, और कोई पृष्ठ बना रहे हैं, ऐसे बना रहे हैं बच्चों, ठीक है, तो ये हमारा जो है पृष्ठ है, यानी इस तरीके से। तो ये पृष्ठ क्या है, इसके लंबवत रखा गया है। ठीक है बच्चों, ये पृष्ठ क्या है, इसके लंबवत है बच्चों। तो बच्चों देखिए, पृष्ठ इसके लंबवत रखा हुआ है वैद्युत क्षेत्र की दिशा से। तो अगर हम इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल की दिशा देखें तो पृष्ठ के क्षेत्रफल की दिशा इसके ऐसे अभिलंब होती है बच्चों। जैसे देखिए ये आपका पृष्ठ है, ठीक है, तो इसकी दिशा ऐसे होगी। अगर ये पृष्ठ ऐसे रखा हुआ है, ठीक है बच्चों, तो ऐसे होगी। ठीक है, यानी इसके अभिलंब ऐसे होगी। ठीक है, आप देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इस कंडीशन में, यानी पहले में कह रहा है वेक्टर ई दिशा जो है वैद्युत क्षेत्र ई की दिशा पृष्ठ के लंबवत है। तो ये पृष्ठ इसके ऐसे 90 डिग्री पर यानी लंबवत रखा है बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं बच्चों, ये जो कॉस थीटा है, ध्यान दीजिएगा, तो ये थीटा क्या होता है, पृष्ठ के क्षेत्रफल की दिशा क्या हो जाएगा बच्चों, पृष्ठ के क्षेत्रफल ए की दिशा तथा वैद्युत क्षेत्र ई के बीच का कोण है। समझ में आती है बात बच्चों। तो यहां पर देखिए बच्चों, ये पृष्ठ कैसा रखा हुआ है, ये पृष्ठ आपका इस तरीके से इस पर ऐसे रखा है बेटा, ऐसे रखा है। देखिए, तो इसके लंबवत होगी तो ये ऐसी दिशा होगी, ये ऐसे होगी, और हमारा क्षेत्र की दिशा क्या है, ऐसे है। तो दोनों के बीच में बच्चों ये कितने डिग्री का कोण बना, यानी ए। तो ये तो ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, यानी क्षेत्रफल की दिशा और ई दोनों समांतर टाइप में हो गए। तो इनके बीच में कोण क्या बना बच्चों, 0। तो बच्चों यहाँ पर ये थीटा बराबर 0 डिग्री आ गया बच्चों। ठीक है, यहाँ पर थीटा बराबर क्या आ गया, 0 डिग्री आ गया। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, ये आपका फार्मूला इस पर रख दीजिए। तो हमारे पास क्या है, ई का मान, तो ई का मान आपके पास है 6.2 इंटू 10⁵, ठीक है, न्यूटन प्रति कूलाम इंटू ए का मान बच्चों जो है आपको दिया है क्षेत्रफल 3.2 मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल आपको दे दिया गया है 3.2 मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब बच्चों यहाँ पे कॉस थीटा, तो बच्चों यहाँ पर ये आ जाएगा कॉस कितना डिग्री बना, 0 डिग्री। तो इस तरीके से रख देंगे बच्चों, इस तरीके से यहाँ पर रख देंगे। तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1। अब बच्चों यहाँ पर गुणा कर दें 6.2 इंटू 10⁵, और मैं मात्रक अब नहीं लिख रहा हूँ अभी यहाँ पर, इंटू 3.2। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या हो जाएगा इसमें, यहाँ कर लेते हैं सॉल्व। 6.2 इंटू 3.2 इंटू 10⁵। चलिए आराम से करते हैं। 2 दूना के 4, 2 छिंग 12, 3 दूना 6, 3 छिंग 18। तो ये हो जाएगा बच्चों 4, 4 2 6, 8 और 1 9, 1 और 1 1। यहाँ पे दशमलव 2 अंक के बाद लगेगा, और ये हो जाएगा ऐसे। ठीक है बच्चों, और साथ ही साथ में बच्चों मात्रक की अगर बात कर लें तो वही मात्रक हो जाएगा ये न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये भी जरूरी है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ठीक है, अब बच्चों देखिए यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है, इसको 1 अंक और बता देंगे। मानक रूप में लिखा जाता है बच्चों, तो ये हो जाएगा 1 पावर बढ़ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 6 10 की घाते 6 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम।
तो इसका मान बच्चों आ जाएगा 1.965, ठीक है। 6 ये 4 है बच्चों, ये 4 है, तो ये हो जाएगा गुणे 10⁻6 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। तो बच्चों ये आंसर आता है पहले का हमारा आंसर क्या आएगा बच्चों, ये आएगा 1.964 इंटू 10⁻6 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ठीक है। ये इसका आंसर आता है बच्चों, ठीक। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। सबसे इंपॉर्टेंट समझने वाली बात ये है, ये अगर आपको समझ में आता है कि इसकी दिशा को कैसे डिफाइन करेंगे तभी आप लगा पाएंगे, नहीं तो ये लग नहीं पाते। अब बच्चों दूसरे में देखिए क्या कह रहा है, वेक्टर ई यानी विद्युत क्षेत्र ई जो है वो पृष्ठ के समांतर है बच्चों। ये पृष्ठ के क्या है, समांतर है। यानी जो प्लेट हमने ऐसे रखी थी बच्चों, जो प्लेट हमने ऐसे रखी थी, अब जो क्षेत्रीय दिशा है इसी के समांतर ऐसे रख देंगे। यानी ये पृष्ठ जो है, इस पृष्ठ की जो अक्ष से गुजरेगा वो भी इसके समांतर हो जाएगा। तो यानी अब की बार बच्चों दूसरे में ये इस तरीके से होगा बच्चों, ए ऐसे, ये पृष्ठ हो गया हमारा, ये हमारा क्या हो गया, पृष्ठ हो गया। अब बच्चों ये वैद्युत क्षेत्र ई की दिशा हो गई, देखिए, ठीक है। तो बच्चों अब हमारा पृष्ठ कैसा रखा हुआ है, पहले पृष्ठ ऐसे था, अब पृष्ठ हमारा ऐसे है, तो इसके क्षेत्रफल की दिशा क्या होगी, ऐसे होगी, ऐसे होगी बच्चों। तो बच्चों ये इसके क्षेत्रफल की दिशा हो गई ए, और चूंकि थीटा क्या होता है, थीटा हमारा इसी के बीच का तो कोण होता है। तो बच्चों ये जो कोण होगा ये कितना होगा, 90 डिग्री। यानी दूसरे वाले में थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। तो दूसरे में मान रख देंगे बच्चों फाई ई इक्वल टू, तो आपका ये तो वही है, ये तो आपका वही रहेगा। तो यहाँ पर ये फिर से वही रख दें, तो 6.2 इंटू 10⁻, ये हो जाएगा 5 न्यूटन प्रति कूलम। ये तो ई का मान हो गया, इंटू, और ये हो जाएगा 3.2 मीटर स्क्वायर, ये हो गया बच्चों। और कॉस 90 डिग्री रख देंगे, तो कॉस 90 डिग्री का मान बच्चों क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बच्चों हो जाएगा 0, तो ये पूरा हो जाएगा 0, पूरा हो जाएगा 0। यानी यहाँ पर ये वैद्युत फ्लक्स कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब तीसरा क्या है बच्चों, तीसरा आप जरा सोचें 2 मिनट के लिए कि तीसरा क्या होगा, ठीक है। तीसरा आपका क्या होगा, तो तीसरा बच्चों है आपका कि जो वैद्युत क्षेत्र ई की दिशा है वो पृष्ठ के तल से 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो आप क्या सोच रहे हैं कि ये 30 डिग्री का बनाता है, तो यहाँ पर cos 30 डिग्री रख दिया जाएगा? नहीं बच्चों, ऐसा नहीं होता। जो आपको दिखाई दे रहा है वो नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर आप cos 30 नहीं रख करके इसको सॉल्व कर देंगे, हो जाएगा। यहाँ पर देखिए बच्चों तीसरे वाले में क्या होगा, तीसरे वाले में बच्चों ये कुछ इस तरीके से होगा कि पृष्ठ के तल से, यानी जो ई है वो पृष्ठ के तल से 30 डिग्री का कोण बनाता है बच्चों, 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो बच्चों हमारा होगा क्या कि हमारा ये जो है आपका ये हमारा पृष्ठ रखा हुआ है। अभी जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा पास हो रही थी बच्चों वो ऐसे हो रही थी, यानी यह आपका पृष्ठ है और इस पृष्ठ से ये जो है आपका 30 डिग्री है, किसकी, वैद्युत क्षेत्र की दिशा बच्चों। तो ये तो 30 डिग्री ये वाला कोण हुआ ना, ये वाला कोण हुआ जो पृष्ठ की ये जो अक्ष है इससे हुआ, और इसका क्षेत्रफल की दिशा क्या होगा बच्चों, इसका लंबवत होगा क्योंकि ऐसे रखा हुआ है। तो ये ए होगा आपका, सॉरी ये ए होगा क्षेत्रफल की दिशा। तो हमें तो ए और ई के बीच का कोण चाहिए। तो बच्चों ये आपका 30 डिग्री है और ये पूरा 90 डिग्री है, तो ये कितने डिग्री का हो जाएगा, 60 डिग्री का। तो आपको 60 डिग्री रखना है बच्चों, क्या रखना है, 60 डिग्री रखना है। बात समझ में आती है, इसमें क्या रखना है, 60 डिग्री रखना है। तो बच्चों यहाँ पे रख दीजिए, तो ये हो जाएगा फाई ई बराबर 6.2 इंटू 10⁵ न्यूटन प्रति कूलम गुणे 3.2 मीटर स्क्वायर, और यहाँ पर कॉस 60 डिग्री
और cos 60 अंश का मान कितना होता है बच्चों, 1/2। तो यहाँ पर 6.2 इंटू 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम और 3.2 मीटर स्क्वायर और ये गुणे 1/2। तो बच्चों 2 से इसको काट दीजिए यहीं पर, 2 एकम 2, 2 छिंग 12। ठीक है बच्चों, अब 2 का इसमें गुणा कर लेते हैं, यही कर लेते हैं। 6.2 इंटू 1.6 और 10⁵ तो बच्चों 6 दूना 12, 6 के 36, 36 और 1 37। ठीक है, 6 दूनी 12, 6 36, 36 और 1 37। ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 4, 7 2 9, 6 3 9। ठीक है बच्चों, तो ये आपका इतना आ जाएगा, सॉरी यहाँ 2 उतारा है ना, तो ये हो जाएगा। दशमलव कैसे लगाएंगे, 2 अंक के बाद। तो बच्चों ये भी मानक अवस्था में आ चुका है, इसको बदलने की जरूरत नहीं है। मात्रक आपका क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, यानी ये इसका आंसर आ जाएगा। कितना आया है, 9.92 गुणे 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ये बच्चों आंसर है तीसरा। ये तीसरे का आंसर हुआ, ये आपका दूसरे का आंसर हुआ और ये आपका पहले का आंसर हुआ। तो बच्चों बात समझ में आ गई होगी आपको कि ये किस तरीके से रखा गया है। इसको नोट कर लीजिए एक बार आप लोग। हाँ बच्चों, तो अगला प्रश्न देखिए, आपका तीसरा प्रश्न चलेगा ये। यदि 1 कूलाम का स्थिर वैद्युत आवेश 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर स्थित है, तो घन के किसी एक फलक से बाहर आने वाले फ्लक्स की गणना कीजिए बच्चों। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर फलक है, ये फ्लक्स है। ठीक है, दोनों अंतर है। तो बच्चों यहाँ पर करना क्या है कि देखिए आपका एक घन है, ठीक इस तरीके से, इस तरीके से घन है बच्चों, और यहाँ पर कह रहा है कि 1 कूलाम का स्थिर वैद्युत आवेश 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के केंद्र में। तो इसका घन का केंद्र यहाँ पर है और यहाँ पे जो आवेश Q रखा है वो क्या है, 1 कूलाम। 1 कूलाम रखा हुआ है बच्चों। ठीक है, 1 कूलाम आपका रखा हुआ है। तो बच्चों कह रहा है कि घन के किसी एक फलक से, यानी इसकी कितनी फलक हैं, कितनी सतह है, 6 सतह होती हैं। ठीक बच्चों, तो यहाँ पर फिर बच्चों यहाँ पर देखिए जो वैद्युत फ्लक्स है, तो यहाँ पर फिर आपको जाननी पड़ेगी गॉस की प्रमेय, यानी जो पूरा चैप्टर है गॉस की प्रमेय, तो वो क्या है। सबसे पहले इसको देख लेते हैं बच्चों, गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय इसको लिखना पड़ेगा। तो किसी पृष्ठ से, ठीक है बच्चों, एक मिनट, लिखेंगे किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध, यानी घिरा हुआ, परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। तो बच्चों ये गॉस की प्रमेय कहलाती है। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश Q, यानी जो आवेश Q है उसका 1/ε0 गुना होता है। यानी हम यूं कहें बच्चों, φE बराबर, और ये Q है इसका 1/ε0 गुना कर देंगे, यानी φE बराबर ये हो जाएगा Q/ε0। तो बच्चों इसी फार्मूले का यहाँ पर प्रयोग करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर कितनी सतह हैं, 6 सतह हैं, 6 फलक हैं। तो कुल फ्लक्स यहाँ पे हो जाएगा यानी 6 φE बराबर, तो बच्चों ये कितना आवेश है यहाँ पर,
ये जो Q है ये क्या है, 1 कूलाम है, तो 1 कूलाम रख देंगे बच्चों बटे एप्सिलॉन नॉट ये रख देंगे। तो बच्चों फाई ई बराबर क्या आ जाएगा, 1/6 एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों यही आंसर हो जाएगा, यानी किसी यहाँ पे पूछ रहा है ना, तो घन के किसी एक फ्लक्स से जो बाहर आएगा फ्लक्स वो कितना हो जाएगा, 1/6 एप्सिलॉन नॉट। यही आपका आंसर होगा बच्चों, यही इसका आंसर होगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से ये तीसरा प्रश्न होता है बच्चों। तो ये 3 प्रश्न बच्चों इस तरीके से हो गए। अब हम लोग चलते हैं एक बड़े से प्रश्न की ओर, जिसमें आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा। चलिए आइए देखते हैं। तो देखिए अगला आपका चौथा प्रश्न है, हम चौथे प्रश्न पर चल रहे हैं बच्चों। तो देखिए चौथा प्रश्न क्या कहते हैं, एक समान वैद्युत क्षेत्र x दिशा में है, इसे इस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है कि वेक्टर E बराबर बच्चों आपको दिया है 200 आई कैप न्यूटन प्रति कूलाम, और यहाँ पे बच्चों दे रहा है x 0 से बड़े के लिए है, ठीक है, ये वैल्यू प्लस में है, और यहीं पर आपको दे रहा है वैद्युत क्षेत्र E यानी वेक्टर E बराबर -200 आई कैप न्यूटन प्रति कूलाम, और x जो है 0 से यहाँ पर छोटा है, इसके लिए है। बच्चों के लिए 20 सेंटीमीटर लंबाई तथा 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्ताकार परिच्छेद, ठीक है, का बेलन इस प्रकार रखा है कि इसकी जो अक्ष है, बेलन की जो अक्ष है वो x दिशा में है, तथा इसका जो केंद्र है बेलन का वो मूल बिंदु पर है। इसका एक सिरा x से 10 सेंटीमीटर है, वह दूसरा x से -10 सेंटीमीटर पर है। तो बच्चों देखिए समझते हैं इसको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सबसे पहले बच्चों एक बेलन हम लोग बनाते हैं। देखिए ये हमारे पास बेलन है इस तरीके से, ऐसे, ठीक है बच्चों। तो इसका ये इस तरीके से बच्चों ये अक्ष है बेलन, ऐसे ये है बच्चों। अब बच्चों यहाँ पे देखिए ये जो है आपका ये अक्ष है और x दिशा में है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा इस दिशा में है, ठीक है। यहाँ पर ये वैद्युत क्षेत्र E की दिशा है बच्चों, वेक्टर E। अब बच्चों देखिए ये इसका एक बेलन का ये आपका सिरा का ये क्षेत्रफल है और एक ये है, ठीक है। यहाँ पर बच्चों देखो इसकी जो त्रिज्या है ये दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, ये r बराबर 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना, कितना दिया है बच्चों, r बराबर 5 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है बच्चों, ठीक है। इसका मूल बिंदु बच्चों इसके सेंटर पर ये इस तरीके से है, यहाँ पर ये हमारा है। तो ये x अक्ष हो गया बच्चों, तो ये हमारा क्या होगा, y अक्ष हो जाएगा, ठीक। अच्छा बच्चों अब यहाँ पे देखिए बच्चों इसके मूल बिंदु O से, यानी ये जो कह रहा है यहाँ पर कि x बराबर +10 सेंटीमीटर और x बराबर -10 सेंटीमीटर। तो बच्चों आपको पता ही है कि हमारा इस तरीके से होता है, तो x इस दिशा में आगे की ओर धनात्मक होता है और इधर की ओर क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा चतुर्थांश के अनुसार। तो ये आपके +10 सेंटीमीटर के लिए है और ये -10 सेंटीमीटर के लिए है। इस पूरी बेलन की जो लंबाई है बच्चों वो कितनी है, 20 सेंटीमीटर है, ये इसकी 20 सेंटीमीटर है बच्चों, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर ये देखिए अगर हम देखें इसके क्षेत्रफल की दिशा यानी इस अक्ष से ये आपका वेक्टर E है, ठीक है। तो बच्चों ये बेलन जो है इस प्रकार से आपका कोई रखा हुआ है, जैसे यही बेलन है समझ लीजिए। तो इसका क्षेत्रफल देखिए ये जो वृत्ताकार है ये तो इसके क्षेत्रफल की दिशा क्या होगी बच्चों, ऐसे ही होगी, क्योंकि इसके लंबवत जैसे ऐसे है तो ऐसे, तो ये ऐसे होगी इस डायरेक्शन में। तो यानी इसके जो क्षेत्रफल की दिशा होगी बच्चों, इसके जो क्षेत्रफल की दिशा होगी वो भी क्या होगी, ये इधर ही होगी, यानी ये ऐसे होगा। और इसी साइड बच्चों इसकी दिशा भी ये होगी, यानी ये दोनों एक ही मतलब दिशा में है, मतलब यहाँ पर ये दोनों समांतर हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इनके बीच क्या कोण होगा, 0 हो जाएगा बच्चों। और इसका देखिए वक्री पृष्ठ, इसमें एक चीज कहा गया, तो बच्चों यहाँ पर 4 प्रश्नों के उत्तर देने हमें। पहला है प्रत्येक सपाट से गुजरने वाला नेट वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, यानी इससे भी निकालना है। दूसरा इसमें कह रहा है वक्री पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स,
तो वक्री पृष्ठ बच्चों जैसे ये है तो इसका इस तरीके से ये वक्री पृष्ठ होगा, तो इससे होगा यहाँ पर। तो बच्चों यहाँ पर एक कोई छोटा अवयव हम लोग ले सकते हैं, एक छोटी सी कल्पना कर सकते हैं, और उसका जो है हम क्या काम करें, ये हमने एक छोटा सा पृष्ठ ले लिया जिसे हम लोग डीए कहेंगे, एक स्मॉल इसका पृष्ठ ले लिया, तो इससे जो निकलेगा वो टोटल सिग्मा कर देंगे, यानी उसका समेशन कर देंगे तो सबका निकल जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझते चले। ठीक है, और बच्चों बेलन से बाहर निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा ये आपको पूछ रहा है, और चौथे में कह रहा है कि बेलन के भीतर नेट फ्लक्स कितना होगा ये होगा। तो यहाँ पर जो निकालेंगे ये दोनों को, ये दोनों यहाँ इससे और साथ ही इसको जोड़ने पर होगा, और यहाँ पर ये जो है इसमें आगे बात करते हैं। अभी हम लोग पहले इतना देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में कोई छूटा तो नहीं है, क्वेश्चन में कोई चीज़ नहीं छूटा है बच्चों। ठीक है, तो बच्चों देखिए यहाँ पर हम इसको लगाते हैं सॉल्यूशन, तो हमारा फाई ई बराबर बच्चों ये क्या हो जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ई। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वेक्टर ई ये मान दे रखा है। हम लोग अगर सबसे पहले दाहिनी ओर लगा रहे हैं तो बच्चों हम यहाँ पर लिख लेते हैं दायां, राइट के लिए लगा रहे हैं, यानी जो प्लस धन सेंटीमीटर में है, तो ये इसके लिए लगा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए लगा रहे हैं, यहाँ पर राइट लिख लेते हैं। तो वेक्टर ई का मान ये आप देखिए लिया हुआ है 200। ठीक है बच्चों, और आई कैप दिया हो बच्चों आपको, आई कैप। ठीक है, और यहाँ पर ए, तो बच्चों ए जो है ए भी हम लोग ए ही रख लेते हैं। ठीक है, ए रख लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा आपका ये आई कैप। तो बच्चों इस दिशा में जो होता है सदिश, एकांक सदिश, वो क्या होता है, आई होता है। तो आई का आई में गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो यानी हम यूँ कहें 200 वेक्टर ए। अब बच्चों जो ए है वो क्या है, क्षेत्रफल है, तो इसका क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा आपका पाई आर स्क्वायर। इसका जो क्षेत्रफल होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग 200 गुणा और इसका मान रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों क्या रखा जाए, पाई आर स्क्वायर है ये आपका, तो पाई का मान 3.14 गुणे, और बच्चों ये 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, त्रिज्या है, तो 5 गुणे 5 ये रख दिया जाए। ठीक है बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा आपका, अब यहाँ पर गुणा कर लें, तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो 25 25 दुना के 50 ये हो गया बच्चों, और देखिए ये आपका गुणे 3 1 4 हो गया। ठीक है, क्योंकि ये 200 है तो यहाँ पर ये इसको गुणा कर दिया गया। अब इसमें 2 गुणा कर लीजिए 5 का, 3 1 4 और गुणे 5, 5 चौक 20 बचा 2, 5 1 5 5 2 7 5 3 15। ठीक है बच्चों, और जो है ये आपका आ जाएगा इतना, ठीक है, तो ये आपका इतना आ जाएगा। अच्छा हाँ, यहाँ पर बच्चों देखिए सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये सेंटीमीटर दिया हुआ है तो इसको मीटर में बदलेंगे। तो बच्चों यहाँ पर 10 टू द पावर देखिए ये 5 है तो 100 से भाग देंगे, तो यानी 5 गुणे 10 टू द पावर -2 है ये। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 2, यानी ये सेंटीमीटर में 100 से भाग दिए तो ये हो जाएगा -4 सीधे सीधे। ठीक है, तो यहाँ पर 10 टू द पावर -4 कर लेंगे, इसका मतलब ये 1 2 3 4 यानी 1.57 ये आ जाएगा बच्चों, पूरा इसका गुणा करने पर आ जाएगा 1.57, और मात्रा क्या लिख देंगे इसका, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। तो बच्चों ये आ जाएगा आपका, बात में आ गया। ये आई है तो बच्चों आई की दिशा में, ये एक्स की दिशा में वैद्युत क्षेत्र है, ये वैद्युत क्षेत्र ई का मान है, और एक किस दिशा में है, एक्स की दिशा में यहाँ पर। तो इसके लिए एकांक सदिश क्या होता है, आई कैप होता है, तो आई कैप गुणे आई कैप बराबर हो जाएगा 1, इसलिए 1 हो गया। यहाँ पर ए, तो ये इसका क्षेत्रफल रख देंगे बच्चों, इसका क्षेत्रफल रख देंगे, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर।
पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान बच्चों हमने 3.14 रख दिया है। यहाँ पे बच्चों देखिए ध्यान नहीं दिए थे, ये सेंटीमीटर दिया हुआ है तो इसको मीटर में बदलना होगा, क्योंकि मात्रक हम लोग क्या लिखते हैं मीटर स्क्वायर, इसलिए। तो ये सेंटीमीटर है तो 5 सेंटीमीटर है बच्चों, तो इसमें 5/100 कर देंगे तो ये 5/10⁻² हो जाएगा। ऊपर जाएगा तो बच्चों 5 × 10⁻² हो जाएगा। इसका वर्ग करना है बच्चों, तो वर्ग कर दिए तो 5 × 5 और 10⁻⁻4 कर दिए। अब ये पूरा हल करने पे बच्चों इतना आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका पहला सवाल का आंसर हो जाता है बच्चों। बात समझ में आ गई बच्चों। अच्छा बच्चों यहाँ पर ये आप देख रहे हैं कि जो cos थीटा है, तो cos थीटा बच्चों यहाँ पर जो थीटा बराबर क्या है, थीटा बराबर 0 डिग्री, तो cos 0 डिग्री का वैल्यू रखे हैं तो 1 आ गया, इसलिए बच्चों ये मान आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से यानी जो फार्मूला हमारा ई ए cos थीटा, एक्चुअल में बच्चों हमारा जो फार्मूला है ये है फाई ई बराबर ई ए cos थीटा। तो यहाँ पे जो थीटा है ये 0 डिग्री है, इसलिए ये आपका 1 हो गया, ठीक है, ये आपका 1 हो गया। अब बच्चों इसी तरीके से यहाँ पर देखिए दूसरा सवाल, दूसरा क्या है, प्रत्येक सपाट बच्चों। पहले प्रत्येक सपाट का मतलब अभी तो हमने इससे निकाला है, हमें इससे भी चाहिए, तो इससे चाहिए तो बच्चों ये क्या आ जाएगा, फाई ई, और इसको लेफ्ट कर सकते हैं बच्चों, ये बाई साइड है, ठीक है। तो इसमें भी बच्चों उतना ही है, ठीक है। तो इसमें भी सीधे सीधे उतना ही निकल आएगा, इसको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत आपको नहीं है। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। देखिए यहाँ पर अगर इसको लगाना भी चाहें तो ये माइनस, ठीक है बच्चों, और यहाँ पर ये जो आपको रखा गया है ये माइनस 10 सेंटीमीटर बच्चों, इधर की ओर क्या है ये 10 सेंटीमीटर है, तो ये माइनस माइनस को जब गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी आपका इतना ही आएगा दूसरा वाला, ठीक है। तो मैंने डायरेक्ट कर दिया। अब बच्चों तीसरे प्रश्न में कह रहा है, तीसरा प्रश्न कहाँ गया है, बेलन से बाहर निकलने वाला कुल, अच्छा एक बचा है भी ये, वक्री पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स। तो बच्चों देखिए वक्री पृष्ठ यानी यहाँ पर हमने एक सूक्ष्म पृष्ठ लिया है, एक सूक्ष्म पृष्ठ से निकालेंगे। तो बच्चों यहाँ पे देखिए समझिए अब इसको, ये जो पृष्ठ है ये वक्री पृष्ठ, यानी इसके जो क्षेत्र की दिशा है बच्चों ये आपका क्या है, इस तरीके से है, ये ऐसे है, ये ई की दिशा होगी बच्चों ऐसे, और इसके क्षेत्रफल की दिशा कैसे होगी, जैसे ये है तो इसका एक छोटा सा हमने एक पार्ट ले लिया, ठीक है। तो इसकी दिशा तो बच्चों ये पृष्ठ से क्षेत्रफल की दिशा क्या होगी, ऐसे लंबवत होगी, अभिलंब होगी, तो यानी ए होगी यहाँ पर इस तरीके से। तो इनके बीच में कौन सा बनेगा, cos 90 डिग्री बनेगा, और cos 90 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो सीधे सीधे तीसरा, यानी बच्चों ये जो तीसरा प्रश्न है, यानी इसको हम सी मान लें, इसको सी मान लें, तो इसको अगर हम सी मान लें तो बच्चों ये फाई ई ये सी मान लें, ठीक है। तो इसको बच्चों हम लोग कह सकते हैं सिग्मा वेक्टर ई डी ए कॉस थीटा। तो बच्चों यहाँ पे सीधे सीधे इसका मान ये आपका रख दिया गया डी ए कॉस 90 डिग्री, और इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा बच्चों, तो ये आ जाएगा 0। अब बच्चों तीसरे वाले में कह रहा कि बेलन से बाहर निकलने वाला यानी जो टोटल होगा वो टोटल विद्युत फ्लक्स कितना होगा ये है। तो हम क्या काम करेंगे, इस लेफ्ट वाले को यानी राइट वाले को और राइट वाले को लेफ्ट वाले को और इसको जोड़ देंगे, तो कुल विद्युत फ्लक्स बच्चों यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कुल विद्युत फ्लक्स बराबर, तो बच्चों कुल विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा आपका, फाई यहाँ पर फाई ई ये आर है प्लस फाई ई लेफ्ट है प्लस फाई ई ये सी है। तो बच्चों जोड़ देंगे इसको, तो आर की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा 1.57 प्लस लेफ्ट का भी बच्चों ये हो जाएगा 57 और प्लस क्या हो जाएगा इसका 0 हो जाएगा। तो दोनों को जोड़ दें, 1.57 7 7 14 5 5 10 और 11 और 1 और 1 2 और 1 3 3.14। तो यानी जो टोटल आएगा बच्चों 3.14, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ये बच्चों तीसरा आंसर हो जाएगा, ये तीसरा आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये तीसरा आंसर हो जाएगा। समझ में आती है बात।
बच्चों अब बेलन के भीतर जो नेट फ्लक्स है वो हमें निकालना है, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन नेट फ्लक्स ही पूछ रहा है। बेलन के भीतर नेट आवेश कितना है, ये क्यू निकालना है बच्चों, सॉरी क्यू निकालना है, वही कहें सवाल में। तो बच्चों इसमें देखिए क्या काम करेंगे, गॉस के प्रमेय का यूज करेंगे। तो गॉस का प्रमेय क्या है बच्चों, ये आपने देखा ही है, ठीक है। मैं इसको यहाँ कर देता हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तीसरा, तो गॉस का प्रमेय बच्चों आपने देखा है कि फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है बच्चों, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। तो हमें कुल आवेश निकालना है क्यू बराबर, तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे फाई ई इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों फाई ई हम निकाल चुके हैं टोटल, यानी कुल कितना निकाल चुके हैं, ये कुल आपका वैद्युत फ्लक्स है फाई ई, ये हमारा 3.14 गुणे, और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू बच्चों होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ये होता है। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका जो है कि कुल आवेश आ जाएगा। अब ये आप गुणा आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो बच्चों इस तरीके से ये आपका सवाल पूरा होता है, ठीक है। तो आई होप बच्चों ये आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे इस तरीके से इसको लगाया जाता है। ये सवाल आपका कंप्लीट हुआ। तो बच्चों जो है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, सारे सवाल अच्छे लग रहे हैं, तो इसके लिए लाइक करिए, शेयर करिए और अन्य बच्चों तक इसको पहुंचाइए, ताकि जो बच्चे इसको नहीं देख पा रहे हैं वो भी इसको देखें और समझें और बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर पाएँ, ठीक है बच्चों। तो हमारी वीडियो में लगातार बने रहिए बच्चों, इस तरीके की आपको वीडियो लगातार मिलती रहेगी। कभी कभी हो जाता है गैपिंग, मगर फिर भी लगातार हम कोशिश करते रहेंगे कि आपके लिए वीडियो लाते रहें। तो बच्चों इसमें कुछ और न्यूमेरिकल की आगे हम बात करेंगे। अब आपका ये चला है और इसमें न्यूमेरिकल की और बात करेंगे। इसके साथ साथ इसके महत्वपूर्ण निगमन बच्चों, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से 2 डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें से एक डेरिवेशन के आने की चांसेस 100% बनते हैं। तो इसलिए मेरी वीडियो को लगातार बने रहिए और इसको देखते रहिए, ताकि बोर्ड परीक्षा की अच्छे से अच्छी आपकी तैयारी हो पाए। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में हम लोग फिर बात करेंगे। तब तक के लिए मुझे दी इजाजत, धन्यवाद।